नमस्कार। आज 9 जुलाई सन 2022 दिन शनिवार, जिला गौतम बुद्ध नगर, तहसील दादरी, विकासखंड बिशरख, शहर नोएडा की पावन भूमि से मैं मन संचालक डॉक्टर अतुल चौधरी अपने वरिष्ठ पत्रकार एवं इंसाइक्लोपीडिया नोएडा से आदरणीय विनोद शर्मा जी के साथ आज विनोद शर्मा टॉक शो में आप सबका खैर मकदम, क्रांतिकारी इस्तकबाल और सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने आज अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस सभा को कृतार्थ और अलंकृत किया है। आज के इस संस्करण की श्रृंखला में हमारे साथ आज मुख्य अतिथि के तौर पर उपलब्ध हैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नोएडा के आदरणीय श्रीमान डॉक्टर आर के गुप्ता जी, जो क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी भी हैं। इसके साथ ही वे सहारनपुर और मेरठ मंडल के उच्च शिक्षा अधिकारी हैं, वे वकील भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से पैरवी भी करते हैं। इसके साथ ही पर्यावरणविद के साथ ही कई अहम मुद्दों पर मुखर रहते हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को सामाजिक मुद्दों पर जागरूक करते रहते हैं। आइए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और आज का विषय है नोएडा पीजी कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस पर चर्चा। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय विनोद शर्मा जी इस वार्तालाप को आगे बढ़ाएं। ओवर टू विनोद शर्मा जी। धन्यवाद अतुल जी। और आज के इस शो में डॉक्टर आर के गुप्ता जी ने हमें समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी, इससे पहले चर्चा शुरू करें, हम थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात ये करें कि पूरे नोएडा शहर में नोएडा डिग्री कॉलेज 1982 में शुरू हुआ था और तब से आज तक डिग्री कॉलेज की एक अपनी अलग महत्ता है। और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता इसलिए बढ़ गई है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आयाम हैं और इसी पिछले साल ही नई उच्च शिक्षा नीति लागू की गई है और हम नए माहौल में बच्चे कैसे दाखिला लेंगे, आज सबसे पहले बड़ा सवाल यही है। गुप्ता जी, ये सवाल बताइए कि नोएडा डिग्री कॉलेज में कब से दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो रही है और जो बच्चे 12वीं पास, क्योंकि अभी सीबीएसई का रिजल्ट भी नहीं आया, सबसे बड़ी बात है, और जो 12वीं पास करने के बाद डिग्री कोर्स में दाखिला लेने वाले बच्चे हैं, उनके लिए किस तरीके की उनको तैयारी करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने हैं और कब से दाखिले की प्रोसेस शुरू हो रही है और कब तक चलेगी, हमारे दर्शकों को बताइए जी। नमस्कार विनोद भाई, एक तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं कि आपने ये जो अपने प्रोग्राम में जो विषय रखा है बहुत ही समीचीन है कि विद्यार्थी अपनी परिणाम के बाद इंतजार में रहते हैं कैसे भी हमें एक महाविद्यालय में प्रवेश मिल जाए। एनसीआर में हमारा नोएडा के अंतर्गत यहाँ 2 राजकीय महाविद्यालय हैं, एक तो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नोएडा और एक हमारा महाविद्यालय है बादलपुर में, बादलपुर मायावती राजकीय कन्या महाविद्यालय बादलपुर। और इसके अलावा एक महाविद्यालय हमारा दादरी में है, मीरबोज कॉलेज दादरी जी। क्योंकि नोएडा शहर के अंतर्गत जो शहर है कॉस्मोपॉलिटन, तमाम जगह क्षेत्र अपने प्रदेशों से लोग यहाँ आते रोजगार के लिए आते हैं और उनके परिवारजन भी उनके साथ ही रहना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि हमें हमारे शहर में हमारे बच्चों को प्रवेश मिले। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय भी लगातार है, दिल्ली भी साथ में है, इधर हरियाणा भी जुड़ा हुआ है मेट्रो कनेक्टिविटी से, तो सभी का प्रयास रहता है कि कैसे भी हमको नोएडा में ही प्रवेश मिल जाए। अब नोएडा के अंदर राजकीय महाविद्यालय में जो हमारे पास व्यवस्था है, यहाँ हमारे पास 600 हमारी सीटें हैं स्नातक स्तर पर। अच्छा। और हाँ, क्योंकि हमारे पास बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों स्ट्रीम है हमारे पास। तीनों स्ट्रीम के अंदर जो 600 सीटें हैं उन पर ही विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकता है जी। हालांकि जो हमारे विद्यार्थी हैं जब वो इंटरमीडिएट पास कर लेते हैं तो उसके बाद जो अहम विषय है कि वही क्या करें,
सबसे विडम्बना जो है कि आज तक हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी को ये चयन करना कि भाई मुझे कैरियर के लिए कौन सा पाठ्यक्रम चुनना है, यही बहुत बड़ा विषय है। हालांकि बहुत से विद्यार्थी हमारे वो तो हाई स्कूल के बाद ही ये तय कर लेते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल जाना है, तो उनके लिए तो आसान होता है। जैसे इन्होंने अपना इंजीनियरिंग का किया या मेडिकल में किया, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल को छोड़ देते हैं, उसके बाद के विद्यार्थियों को ये रहता है महाविद्यालय में एडमिशन लेना। अब महाविद्यालय में कॉमर्स के अंतर्गत या हमारे आर्ट्स के अंदर जो ह्यूमैनिटी जिसे हम बोलते हैं, या साइंस के अंदर, अब जो प्रवेश प्रक्रिया है वो हम सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि हमारे जितने एडमिशंस होते हैं वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल के माध्यम से ही होते हैं। CCSU.in एक पोर्टल है जिस पर बच्चों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। वहां हमारी मेरिट लिस्ट बनती है। हमारे विद्यार्थियों को 3 विषय का 3 हमारे जो महाविद्यालयों का वो चयन करना पड़ता है। उन 3 महाविद्यालयों के आधार पर जो मेरिट लिस्ट तैयार होती है कि प्रथम वरीयता किसकी कौन सी दी है, दूसरी वरीयता कौन सी दी है और तृतीय वरीयता कौन सी दी है। जिनके हाईएस्ट परसेंटेज होते हैं वो अपनी प्रथम वरीयता को ही प्राप्त कर लेते हैं। जिनके उनसे कम होते हैं वो अपने द्वितीय वरीयता को प्राप्त कर पाते हैं, और जिनके और कम होते हैं वो तृतीय वरीयता को प्राप्त कर पाते हैं। अब इस स्थिति में जब हमारे विद्यार्थी अपना प्रवेश के लिए प्रयास रहते हैं, तो मेरा यही कहना है कि जीवन का एक बहुत अहम मोड़ है। इसके बाद ही हम अपने कैरियर के लिए ये निश्चित करते हैं कि हमारा कैरियर क्या है। यदि थोड़ा भी गलत हमारा निर्णय रहा तो पूरा जीवन हमारा उसी तरीके से परेशानी निकल जाता है। ऐसे में को बहुत ही सोच समझ करके ये निर्णय लेना है कि हमारी कौन सी स्ट्रीम है। हालांकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना के आधार पर आज पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई। उसके अंतर्गत ये प्रयास किया गया है कि हम प्रत्येक वर्ष हम बच्चों को रोजगार परक जो पाठ्यक्रम है वो कर लें, कुछ हमारे को-करिकुलर कोर्स हैं उनका मिले, और साथ ही साथ अब ये व्यवस्था भी है हमारे विद्यार्थी वो अपने स्ट्रीम के अलावा भी स्ट्रीम से भी वो विषय ले सकते हैं। आज हमारे विद्यार्थियों को विषय लेने पड़ते हैं हर पाठ्यक्रम में। अब 3 में से 2 तो वो अपनी स्ट्रीम के विषय को लेगा, एक तो लास्ट है वो थर्ड वो किसी दूसरी स्ट्रीम से भी ले सकता है। मतलब बाध्यता नहीं है तो वो अपनी का ले, वो दूसरी का भी ले सकता है। ये राष्ट्रीय 2020 व्यवस्था की गई। इसके साथ हर विद्यार्थी को एक माइनर इलेक्टिव लेना पड़ेगा, वो दूसरे स्ट्रीम से होगा, और हर साल उनको सेमेस्टर में एक करिकुलर। आपकी आवाज में कुछ कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है ना? जी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी टेक्निकल ग्लिच के साथ जी जुड़ गए हैं। गुप्ता जी अपनी बात समाप्त करें। हाँ गुप्ता जी चलिए। को करिकुलर कोर्स हर सेमेस्टर में, यानी कि हर साल 2 को करिकुलर कोर्स और 2 वोकेशनल कोर्स जरूर करने होंगे। यानी कि पूरे कोर्स में उनको 6 वोकेशनल कोर्स हो जाएंगे और 6 ही को करिकुलर कोर्स करने पड़ेंगे। अच्छा। अब इसके अंतर्गत महाविद्यालय में तमाम व्यवस्था है। जैसे हमारे महाविद्यालय में
हमने मशरूम कल्टीवेशन को चयनित किया है। सभी विद्यार्थियों को हम वोकेशनल कोर्स में इस साल मशरूम कल्टीवेशन सिखाएंगे। अच्छा। जिससे हमारे बच्चे मशरूम के बारे में जान सके, कैसे कल्टीवेशन होता है। ऐसे ही हर महाविद्यालय को चयन करना पड़ता है कि वो अपने यहाँ कौन कौन से वोकेशनल कोर्स बच्चों के लिए उपलब्ध कराएंगे। वो उनके अपने फैकल्टी के आधार पर या संसाधन की उपलब्धता के आधार पर ही निर्णय किया जाता है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये व्यवस्था है कि यदि 1 साल का कोर्स कर लेगा तो सर्टिफिकेट, दूसरे का कर लेगा तो डिप्लोमा, और तीसरे पर उसको डिग्री की जाएगी। अच्छा। तो अब सबसे बड़ा मुद्दा ये मैं जो आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं कि विद्यार्थी कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना ले। यानी ये करके मेरा साथी ये कर रहा है, या मेरे पिताजी ने हमको ये सलाह दी है, बहुत ही ठंडे दिमाग से उनको ये निर्णय करना पड़ेगा कि मेरी अभिरुचि किस विषय में, मेरे अंदर कार्य को करने के वो प्रतिभाएं हैं जिनका मैं पूरी तरीके से अपने कैरियर में उपयोग कर सकता हूं। मसलन यदि आपका इंटरेस्ट लगता है कि आप इंटरेस्ट आपका कला में है, तो आप ह्यूमैनिटीज आपका चयन करेंगे। कि आपका इंटरेस्ट लगता है मुझे ये लॉ के अंतर्गत है, मुझे कानून जानने में ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप कॉमर्स स्ट्रीम। यदि आपको लगता है मुझे कुछ साइंस से संबंधित, मुझे रिसर्च में हर समय कोई न कोई मेल करता है कि मैं कुछ खोज करूं, मैं जानने करूं साइंस के, चाहे अपने शरीर के बारे में या हमारे पशु पक्षियों के बारे में या फिजिक्स के बारे में, कोई भौतिक के बारे में, तो साइंस स्ट्रीम है। अब जब भी हम चयन करें पूरी तरीके से हमें पहले अपने अंदर जो हमारी अभिरुचि है, हमारे अंदर जो योग्यता है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं एक बात ये जो आपके इस मंच से बताना चाह रहा हूँ, अभी भी हमारे देश में सबसे बड़ी जो कमी है वो है कैरियर काउंसलिंग। हाँ, बहुत बड़ी बात है। अब काउंसलिंग भी केवल यही नहीं, केवल हम बता देना कि ये कॉलेज नजदीक है, यहाँ पे फीस बहुत कम है, या हमारा आना जाना आसान होगा। हमें एक ऐसे करियर काउंसलिंग की आवश्यकता है जो हमारी डिस्कनेक्ट। हाँ, आवाज आ रही है आपको? हमारी प्रतिभा, हाँ आ रही है। हाँ। यानी कि हमारे अंदर क्या क्या प्रतिभाएं हैं, हमारी अभिरुचि क्या है। हालांकि बहुत से इनके साइंटिफिक टेस्ट हैं, ये जो साइकोलॉजी के छात्र हैं हमारे, वो सब जानते हैं। ये हम किसी जो हमारा मनोवैज्ञानिक है उनके संपर्क में आकर के हमें जरूर एक जानना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा कैरियर का क्षेत्र उपयोग है, क्योंकि पूरा जीवन हमारा अपने उसी कैरियर के आधार पर निर्भर रहेगा। क्योंकि धनोपार्जन करना जीवन की एक आवश्यकता है, और धनोपार्जन होता है अपने कैरियर के आधार पर। और कैरियर यदि आपने सही नहीं चुना तो पूरे जीवन भर आपको परेशान रहता है। तो इसलिए सबसे पहले आवश्यकता है कि पहले हम एक कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से ये बिल्कुल निश्चित कर लें कि मेरे लिए यही स्ट्रीम सबसे सही है, जिसमें कि आपका इंटरेस्ट भी हो, जिसमें आप अच्छा प्रदर्शित कर सकें। गुप्ता जी, एक बात इसी बीच में एक बात मैं उठा रहा हूँ कि आपने बताया कि कॉलेज में 600 सीट हैं, तो हम अगर हम ये बता पाए कि बीकॉम में कितनी है, बीए में कितनी है, बीएससी में कितनी है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होगी, और साथ ही क्या हमारे यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग का कोई सेंटर बनाया जाएगा? जी हाँ, देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ केवल एक सेक्शन है बीकॉम का,
तो हाँ। हमारे 80 सीट उपलब्ध हो जाती हैं। हालांकि 60 का सेक्शन होता है, पर चूंकि हर बार ज्यादा जोर रहता है तो हमेशा प्रदेश सरकार बढ़ा देती है, तो 80 सीटें हमारे पास उपलब्ध हो जाती हैं छात्रों के लिए। बीकॉम की। साथ ही साथ हमारे जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास 240 सीटें मिल जाती हैं, तीनों में मिला के। अच्छा। और ये और साथ ही साथ हमारे जो टोटल हमारी जो आर्ट्स की सीटें हमारी, वो हमारी टोटल हो जाती हैं 400 सीटें। अच्छा। तो हाँ, तो इस तरीके से मैं जरा आपको गलत बता गया। हमारे 700 600 है ना? सीट। हाँ, तो अच्छा, टोटल 600 है ना? 300 करीब होंगी। 600, हाँ 400 और आपका 80 और 120 सीट हमारी साइंस में। अच्छा, इस तरीके 200, 600 सीट टोटल है। तो जी। ये इस तरीके का हमारे यहाँ मतलब बच्चों के लिए स्नातक स्तर पर सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन जो प्रोसेस कब से शुरू हो रही है और कब तक एडमिशन चलेगी, के ये भी लिए जानकारी? देखिए, ऐसा है जैसे अभी आपने खुद ही बताया कि अभी सीबीएसई का जो परीक्षा परिणाम नहीं आया है, तो जब तक परीक्षा परिणाम नहीं आएगा तो हमें तो ये पोर्टल चालू रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें तो उन्हीं बच्चों के लिए भी हमको ये सुविधा उपलब्ध करानी है। तो अभी तो चूंकि केवल हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हमारे इलाहाबाद का रिजल्ट आया है, तो प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है विश्वविद्यालय कि हमारे बच्चे जो हैं वो अभी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पर ये जब तक सीबीएसई का रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक ये हमारी प्रक्रिया चलती रहेगी और फाइनल नहीं होगी। इसमें जो सबसे बड़ी परेशानी आती है, जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, विद्यार्थी चूंकि पहली बार उनको इस प्रक्रिया से गुजरना होता है, तो वो क्या करते हैं, वो किसी साइबर कैफे पर जाते हैं और वहां उससे कहते हैं भाई इस पोर्टल पर जाके मेरी रजिस्ट्रेशन कर दे। अब जब वो जाते हैं उनको नहीं पता होता कि हमें क्या क्या भरना होगा। पोर्टल पर हमें अपने पिछले कक्षाओं के मार्क्स भरने पड़ते हैं, अपनी जन्म तिथि भरनी पड़ती है, अपनी जाति के बारे में बताना पड़ता है। अब ये सारी चीजें बहुत से विद्यार्थियों को ये नहीं पता होता कि हमारी जन्म तिथि सही क्या है। बहुत को पता होता है कि मेरी जन्म तिथि तो अपने उनके मार्कशीट में कुछ और लिखी है और उनके वास्तव में घर में कोई और होती है। तो अधिकांश बच्चे जब भरते हैं तो वो साइबर कैफे पे निर्भर होते हैं। साइबर कैफे वाला जल्दी जल्दी में होता है तो वो भर देगा, यदि गलत भर गया तो गलत भर गया। अब विद्यार्थी हमारे परेशान रहते हैं। ऐसे ही बहुत से विद्यार्थी में लिखा होता है कि आप सीसीएसयू के वार्ड तो नहीं है, वो वार्ड नहीं समझ पाते। भाई वार्ड का मतलब है क्या आप वहां कोई कर्मचारी के आप बच्चे हैं, यदि आप वहां हैं तभी आप सीसीएसयू के वार्ड होंगे। ऐसे ही अपनी जाति के बारे में नहीं पता होता, वो हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर कौन से आते हैं, हमारे ये जो जो और बहुत सी हमारी जो है जनजाति है, वो और ये जनजाति में आएंगे नहीं आएंगे, वो सब चीजें क्या होता है अक्सर हमने देखते हैं कि बच्चे गड़बड़ी कर देते। बाद में इनको क्या होना मतलब विश्वविद्यालय जाके परिवर्तन कराने पर ही संभव हो पाता है। पता चला नाम तो आ गया उनका मेरिट लिस्ट में, उनके वेटेज के आधार पर। अब वो कहते हैं साहब हमारा तो जब उनका चेक किया जाता है तो गलत निकलता है। जब गलत निकलता है ऐसी स्थिति में क्या होता है उनको परेशानी होती है। उन्होंने तो फॉर्म भरा अपना, उसके बाद उनका नंबर भी आ गया, पर जब एडमिशन लेने जाएंगे उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मेरा यही कहना है कि पहले ये इंश्योर करें कि उनके पास सारी अपने डॉक्यूमेंट हो। हमारे विद्यार्थी परीक्षा परिणाम आने के बाद ये भूल जाते कि उनको अपने विद्यालय से ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी लेना होता है, यानी कि स्थानांतरण जो उनका जो पत्र मिलता है कि आपका ट्रांसफर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में हो रहा है, टीसी। और दूसरा होता है माइग्रेशन, जैसे प्रयोजन पत्र। ये कॉलेज से इनको लेना होता है। ये जब होता है जब आपके बोर्ड में जा रहे होते। ऐसे ही यदि हम किसी जाति का हमें फायदा लेना होता है, वेटेज लेना होता है, तो हमें उसके लिए उस प्रदेश के निवास का भी हमें लेना पड़ता है, क्योंकि हम अपने प्रदेश में ही वेटेज देते हैं।
किसी अन्य व्यक्ति का यदि कोई दूसरे प्रदेश से आता है, हम उनको वेटेज नहीं देते जब तक कि उनके पास अपने निवास प्रमाण पत्र ना हो, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र आपको जरूर लेना पड़ेगा। अब होता क्या, जिस समय बच्चे एडमिशन हो जाता है तब वो उनको ये सर्टिफिकेट बनवाते हैं और तब परेशान होते हैं कि साहब बन के नहीं आ पा रहा। तो मेरा सभी से कहना यह है कि अभी से इन डॉक्यूमेंट्स को बनवा लें। जैसे आय प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र को भी टाइम लगता है, जाति प्रमाण पत्र है, हमारा निवास प्रमाण पत्र है, ये जरूर बनवा लें। साथ ही साथ वो ये सब चीज देखें कि जो साइबर कैफे है उस पर जब भी वो जाते हैं तो वो ये जो साइबर कैफे का जो व्यक्ति है वो कहीं ऐसा ना हो कि बस आपकी ईमेल एड्रेस आपका है वो भी गलत भर दिया, आपका टेलीफोन नंबर गलत भर दिया। अब जब ये डेटा गलत भर जाता है या नाम की स्पेलिंग गलत, तो वो बहुत लंबे समय तक विश्वविद्यालय के चक्कर लगाने में लगे रहते हैं, क्योंकि वो चीज एक बार जब वो फीड हो जाए फिर बदलवाना विश्वविद्यालय के स्तर से ही संभव हो पाता है। तो अभी इस बीच में अतुल जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि उनकी इच्छा ये थी कि नोएडा और गौतम बुद्ध नगर जिले में नए कॉलेज बनने वाले हैं, उसके बारे में क्या चल रहा है? अतुल जी जरा पूछ रहे थे आप कुछ सवाल। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे वैसे आज की चर्चा तो केवल हमारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नोएडा पर ही आधारित है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि इस जिले में अब प्रशासनिक तौर पर 3 विकासखंड हो गए हैं 4 विकासखंड के बाद, यानी 3 तहसील है, 3 विकासखंड है। तो सर आपको नहीं लगता कि इतने बड़े जिले में जो 1444 वर्ग मीटर में फैला हुआ हमारा जिला है, इसके लिए केवल हमारे 3 महाविद्यालय ही हैं और मिहिर भोज तो कंप्लीटली नहीं है, वो मिक्स्ड है मेरी जानकारी के हिसाब से जो दादरी वाला आपने बताया। तो और दूसरा जो आप बादलपुर बता रहे हैं वो काफ़ी दूर भी है। तो आपको लड़कियों नहीं का लगता सिर्फ जी, वो केवल महिलाओं के लिए है। तो आपको नहीं लगता कि सर 600 सीटें जो आपने बताई, क्या ये हमारे जिला के छात्रों एवं छात्राओं के लिए कम है या पर्याप्त है? ओवर टू यू सर। अतुल जी देखिए, मैं आपसे ये बात साझा करना चाहूंगा कि आज हमारे प्रदेश में जो बहुत बड़ा जो जो हिस्सा है उच्च शिक्षा का, वो स्व पोषित महाविद्यालयों के पास है। हमारे 7000 महाविद्यालय स्व पोषित संस्थान हैं। हमारे जिले में भी 90 हमारे स्व पोषित संस्थान चल रहे हैं, जिनके यहाँ ये सब चीजें हमारे अध्ययन का है। जहां तक राजकीय और अर्ध शासकीय शासकीय महाविद्यालय हैं, तो उनमें मैंने आपको बताया कि 2 तो हमारे अभी जो पूर्व से चल रहे थे, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नोएडा और बहन मायावती राजकीय कन्या महाविद्यालय बादलपुर। अब तीसरा और एक संगठक महाविद्यालय जो कि राजकीय महाविद्यालय के तर्ज पे ही उसको स्थापना हुई थी, पर अब उसको प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय को सौंप दिया है। अब वो विश्वविद्यालय का संगठक महाविद्यालय है और ये है हमारा रघुपुरा, जेवर में रघुपुरा में स्थापित किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी विशेषज्ञता ये है कि चूंकि फिल्म सिटी आ रही है और हमारा वहाँ एयरपोर्ट आ रहा है, तो BA BSc BCom इसके साथ साथ बैचलर इन सिनेमाटोग्राफी और बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी, ये 2 इस साल से प्रारंभ किए हैं। और निश्चित तौर पर भी क्योंकि इस बार समय कम मिला है और संसाधन भी चूंकि विश्वविद्यालय को अपने स्तर से करने पड़ रहे हैं, तो आगे चल के और भी डिफेंस कॉरिडोर के या हमारा हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट ये सब कोर्स भी लाएंगे। तो अभी जेवर में महाविद्यालय जो स्थापित, जेवर में अभी एक महाविद्यालय और भी आ रहा है, वो हमारा प्रॉपर जेवर में है, वो कन्या महाविद्यालय है। वो हमारा अल्पसंख्यक क्षेत्र में आ रहा है, वो भी तैयार हो जाएगा इस बार। तो ये हमारे निश्चित तौर पर समझिए, जहाँ तक बात है केवल हमारे विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की कमी नहीं है। ये तो गढ़ है, मतलब पूरा हब है पूरा उच्च शिक्षा का। तमाम यहाँ तो यूनिवर्सिटीज हैं, MP यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी और भी यूनिवर्सिटी अभी आ रही हैं।
तो निश्चित तौर पर यहाँ वैसे परेशानी नहीं है। हाँ, यदि ये बात कहें कि भाई हमको राजकीय महाविद्यालय में अध्ययन करना है, तो राजकीय महाविद्यालय में तो यही हमारी सीमित जो सुविधा है, तो काफी हद तक हमारे विद्यार्थियों के लिए ये सुविधा मिल जाती है। इसके बावजूद एक और व्यवस्था है इस राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में, यहाँ इग्नू का अध्ययन केंद्र है, जिसमें 10,000 बच्चा अध्ययन करता है। मतलब ये समझिए कि वही कमरे, वही टीचर पढ़ाते हैं, पर अंतर इतना है कि यहाँ केवल मात्र हमारे जो वीकेंड पर क्लासेस होती हैं, यहाँ बच्चे केवल पूरे मतलब सप्ताह के दौरान तो अपने घर में पढ़ाई करते हैं, फिर अपनी प्रॉब्लम को लेके आते हैं। ऐसे एक और है राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जो प्रदेश सरकार द्वारा है, इसका अध्ययन केंद्र भी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में है। और मैं बात साझा करना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कैरियर काउंसलिंग का, तो मेरा पूरा इस बार प्रयास है कि मैं अपने महाविद्यालय में कैरियर काउंसलिंग के लिए पूरा एक व्यवस्था मैंने की है कि हमारा एक पूरा कक्ष, वहाँ हमारे जो साइकोलॉजी के हमारे विद्यार्थी हैं, वो अपने जो प्रोफेसर हैं उनके मार्गदर्शन में वो कैरियर काउंसलिंग करेंगे। और साथ ही साथ चूंकि मैंने आपको बताया कि पोर्टल में गड़बड़ी हो जाती है, हमारे विद्यार्थियों को भटकना पड़ता है, तो हमने इस बार प्रयास किया है कि महाविद्यालय में ही छात्र और छात्रा अलग अलग काउंटर बनाए, इसका ई सुविधा केंद्र, ये हमने इस बार निश्चित किया है कि हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी कहीं भटके नहीं, कहीं जाना ना पड़े, कोई गलती ना हो, इसके लिए महाविद्यालय में ही ई सुविधा केंद्र हम विकसित कर रहे हैं। और ये बहुत ही जल्दी ये हमारा तैयार हो जाएगा और हमारे महाविद्यालय के में विद्यार्थियों को सुविधा मिलेगी, जिससे कि पोर्टल कोई भी गलती होती है तो वो हमारे प्राध्यापकों से संपर्क करके वो बिल्कुल सही चीजें भरेंगे। और निश्चित तौर पर समझिए कि ये महाविद्यालय जो है, जिसमें हमारे विद्यार्थी अध्ययन करके बहुत ऊंचे पदों पर हैं, और मैं गर्व है इस बात का कि आज जो हमारा आज इंटरव्यू ले रहे हैं वो हमारे महाविद्यालय के ही हमारे का जो पहला जो स्टार्ट हुआ, हमारे विनोद जी उसी एक पूरे नींव के पत्थर हैं कि आज विनोद जी जैसे व्यक्ति यहाँ से पहुंच करके महाविद्यालय के बारे में एक समाज को जानकारी दे रहे हैं। ऐसे ही हमारे बहुत से और लोग हैं जो बहुत ऊंचे पदों पर हैं। ये महाविद्यालय इसी तरीके से प्रयासरत है कि हम किस प्रकार हमारे विद्यार्थी इस महाविद्यालय से निकल करके हमारे पूरे जनजागरण करें, समाज में सेवार्थ जाएं, और पूरी तरीके से हम विनोद जी के कृतज्ञ हैं कि हमारा जो महाविद्यालय है वो समाज में वो उच्च शिक्षा के अंतर्गत पूरा अपना योगदान दे। जी गुप्ता जी, एक चीज और जानना चाहूंगा, विषय तो हमारा उसी का था कि एक तो जो बच्चे आए, क्या टाइमिंग स्कूल का रहे, कॉलेज का रहेगा जब वो फार्म के लिए मतलब काउंसलिंग के लिए आए, या वो कोई जानकारी उनको लेनी है उसके लिए आए? और दूसरी बात ये साथ में, क्योंकि समय हमारे पास 4 मिनट का रह गया है, दूसरा सवाल ये कि डिग्री कॉलेज को मतलब गवर्नमेंट पीजी कॉलेज को 40 साल होने जा रहे हैं, तो कॉलेज के इस 40 साल के स्थापना दिवस पर आप कोई विशेष कार्यक्रम की योजना तैयार कर रहे हैं? मेरा विनोद जी, देखिए जैसे कि महाविद्यालय में आज मतलब एग्जाम अभी चल रहे हैं, हमारे यहाँ बीएड के एग्जाम भी हैं, तो अब एग्जाम में भी पूरा हमारा स्टाफ लगा रहता है, वही सारे कक्ष। तो हमारा जो है प्रयास है कि हम अपना महाविद्यालय में एक कक्ष में कैरियर काउंसलिंग सुविधा उपलब्ध कराएंगे, और ये हमारा सुबह 10 बजे लेकर दोपहर के 1 बजे तक ये सुविधा उपलब्ध होगी महाविद्यालय में, जहां बच्चे हमारे कैरियर काउंसलिंग की संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ, चूंकि आपने याद दिलाया है, आपने पहले भी याद दिलाया है हमको कि भाई 40 वर्ष हो गए महाविद्यालय को, तो हम कुछ ऐसा करें। निश्चित तौर पे हम संकल्पित हैं कि महाविद्यालय इस बार
हमारे जितने भी पुरातन छात्र हैं, एल्यूमनाई एसोसिएशन, हम चाह रहे हैं कि हमारे एल्यूमनाई एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा उनका एक जलसा हो, यहाँ एकत्रित हो और वो यहाँ आए और एक दूसरे के साथ मिलें और हम एंजॉय करें इस बात को। हमारा महाविद्यालय आज इतना तरक्की कर चुका है और मेरा सपना है कि मैं इसको क्लास के अंदर वर्ल्ड क्लास महाविद्यालय जो कि सिटी सेंटर पर है, और हमारे महाविद्यालय का जिस प्रकार थिएटर क्लब पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू में परचम फैला चुका है, इस प्रकार हमारे विद्यार्थी पूरे देश में यहाँ अध्ययन करके तो पूरे इस साल कुछ इस तरह करेंगे। मैं आपको जी, आपने कॉलेज में कुछ बच्चों का एक ग्रुप बनाया है जो बाकायदा थिएटर के जरिए या नुक्कड़ नाटक के जरिए, गुप्ता जी सुन रहे हैं मेरी बात? गुप्ता जी आवाज आ रही है? हाँ, आपने एक ग्रुप बनाया है कॉलेज में जो बच्चे आज के सामयिक विषयों पर नुक्कड़ नाटक करते हैं। आपने कई जगह नुक्कड़ नाटक किए हैं, खासतौर पर आज की डेट में जो स्वच्छता पर्यावरण, अतुल जी हमारे स्वच्छता के पर्यावरण के बहुत बड़े सेनानी हैं, वो जगह जगह काम करते रहते हैं इस मुद्दे पर, और आप भी काम कर रहे हैं। तो आपके जो नुक्कड़ नाटक है और उस पर जो आपने थीम पे कुछ काम किया उसके बारे में बताइए, क्योंकि अब 1.5 मिनट का लगभग समय रह गया है जी। भाई विनोद जी, जिस प्रकार आप समाज में कार्य कर रहे हैं, तो हमारे सभी विद्यार्थी भी इस जन जागरण के लिए हम थिएटर के माध्यम से नोएडा थिएटर क्लब की स्थापना की, और हमारे सारे जितने भी विद्यार्थी हैं इस थिएटर, हम हर समय जब भी हमें कोई ऐसा मौका मिलता है, हम जो समकालीन जो समस्याएं होती हैं, जैसे स्वच्छता के लेकर के, कैंसर को लेकर के, या हमारा नोटबंदी को लेकर के, या शराब के नशे के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, या खाना बर्बाद ना हो उसके लिए, हम समय पर जैसे हमारे इसमें कारावास में कारागार, उसमें जेलियों को समझाने। जी विनोद जी, मेरे ख्याल से शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छी आज परिचर्चा रही और मात्र हमारे पास 30 सेकंड रहे हैं। मुझे याद है विनोद जी के क्योंकि मैंने 51 राजीव जी सुन सकते हैं हमें आप? हाँ जी मतदान के लिए सर 10 सेकंड में बात समाप्त करें सर, मीटिंग खत्म हो जाएगी। 10 सेकंड। हाँ, तो बताइए। थिएटर क्लब हमेशा अपने तमाम नुक्कड़ नाटकों के द्वारा जन जागरूकता के लिए कार्य करता रहा है, और आगे भी हमारे विद्यार्थी इसी तरह कार्य करते हैं, और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुप्ता जी। अतुल जी समाप्त करिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, और चाहूंगा कि हमने एक फॉरेंसिक की भी जो आप बीए कोर्स है उसमें बैचलर